हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। कंप्लीट डीप वर्क बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, ये है कैल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलिंग बुक डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन ए डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड बुक की समरी, वो भी हिंदी में। इस समरी को पढ़के आप क्या सीखने वाले हैं? ये समरी पढ़के आपको ये पता चलेगा कि कैसे आजकल प्रोफेशनल लोग क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर जोर देते हैं, और कैसे ये चीज आज के यंग प्रोफेशनल को किसी पपेट्स की तरह बना रही है जो एक साथ मल्टीपल ईमेल्स और प्रोजेक्ट्स निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उनके काम में वो क्वालिटी जिसे डीप वर्क कहते हैं नहीं आ पाती। डीप वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है, जिसका ये मतलब भी है कि आजकल के प्रोफेशनल लोगों को अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कैल न्यूपोर्ट, जो कि मिड से पढ़े हैं और इस बुक के ऑथर है, ये भी क्लेम करते हैं कि कॉर्पोरेट रेस से खुद को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से एक ब्रेक लिया जाए और खुद को कुछ क्वालिटी टाइम दिया जाए, जिससे आपको अकेले में सेल्फ एग्जामिनेशन का मौका मिले, आप अपनी कमियों और इम्प्रूवमेंट्स पर गौर कर सके। डीप वर्क इम्पोर्टेंट है न सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन एक बुरी आदत है, बल्कि इसलिए भी कि ये आपको मिनिमम टाइम में पॉइंट से पॉइंट बी की तरफ लेकर जा सकता है। पार्ट 1, द आइडिया। चैप्टर 1, डीप वर्क वैल्यू क्यों है? अगर आप सोसाइटी में अपना एक सिग्निफिकेंट जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ये दो चीजें करनी पड़ेगी। 1, मुश्किल चीजों को लर्न करने की एबिलिटी। 2, किसी भी इम्पोर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ फिनिश करने की एबिलिटी। हाई क्वालिटी वर्क अचीव करने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं जो कुछ इस तरह है: हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड टाइम स्पेंट एक्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी अगर आपको हाई क्वालिटी का काम करना है तो या तो उस पर ज्यादा टाइम लगाओ या अपना फोकस इंक्रीज करो। वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों के टॉपर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये इक्वेशन मालूम है, जिससे वे अपना फोकस इंक्रीज करके कम टाइम में ही क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोई भी फोकस्ड वर्क करने के लिए हमें जरूरत है कि हम मल्टीटास्किंग से बचते हुए डीपी उस काम को करें। हालांकि हमारी आजकल की लाइफ में मल्टीटास्किंग करना एक रूटीन सा बन गया है। सोफी लीरॉय, जो कि एक रिसर्चर है, वो ये प्रूव करती है कि अटेंशन रेजिड्यू नाम की एक चीज होती है। टास्क फिनिश किए बिना जब आप टास्क से टास्क बी की तरफ मूव करते हैं तो होता ये है कि हमारा दिमाग उस वक्त भी टास्क के बारे में ही सोच रहा होता है, और ये रेजिड्यू जितना इंटेंस होगा उतना ही खराब आप टास्क बी पर परफॉर्म करेंगे। तो जब आप डीप वर्क की टेक्निक सीखेंगे, जो कि इस समरी में दी गई है, और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तब आप कम टाइम में भी आप हाईएस्ट क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। चैप्टर 2, डीप वर्क रेयर होता है। टॉम कोरेन ने देखा कि हर रोज उनका 1.5 घंटा तो सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका रिप्लाई देने में निकल जाता है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और एक इंडिविजुअल का उसकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स जमा की, जैसे सारे सेंट ईमेल्स, टाइपिंग की स्पीड, रीडिंग स्पीड और एम्प्लॉइज की सैलरी। उन्होंने एनालिटिकल सिस्टम से इसे निकाल कर देखा तो पता चला कि हर ईमेल को पढ़ना लेबर के हिसाब से 95 सेंट्स का पड़ता था। बहुत सारी कंपनीज जैसे फेसबुक वगैरह द हॉल का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रही है, जिसमें एक ओपन स्पेस ऑफिस रहता है और हर एम्प्लॉय को कोई अलग से कैबिन ही दिया जाता ताकि वो आपस में इंटरैक्ट कर सके और अपने आइडिया शेयर कर सके। लेकिन ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है क्योंकि ये उनके डीप वर्क जोन से बाहर रखता है। अक्सर लोग बिजनेस को प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज करते हैं। अपनी जॉब में वैल्यू होने और प्रोडक्टिव बनने के बारे में कोई क्लियर नॉलेज न होने की वजह से बहुत सारे नॉलेजेबल वर्कर्स वही गलती करते हैं जो प्रोडक्टिविटी दिखाने का इंडस्ट्रियल इंडिकेटर है, यानी एक साथ बहुत सारी चीजें करना। ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉइज करते हैं। वे अपने सामने पड़े किसी भी काम को करने लगते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो बहुत काम करते हैं, और साथ ही जैसा आजकल ट्रेंड है, जो काम इंटरनेट से रिलेटेड है वो तो प्रोडक्टिव माना ही जाएगा। इन्हीं सब वजहों से डीप वर्क रेयर होता जा रहा है, जो एक तरह से आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो डीप वर्क कर सकता है वो किसी से भी कम्पीट कर लेगा और अपने साथ काम करने वालों को आसानी से पीछे छोड़ देगा। चैप्टर 3, डीप वर्क मीनिंगफुल है। रिक फ्यूरर एक ब्लैक स्मिथ है।
वो एंशिएंट और मेडिडेवल मेटल वर्किंग प्रैक्टिस में स्पेशलिस्ट है जिन्हें वो बड़ी मेहनत से अपने शॉप में क्रिएट करता है। अगर उसे एक तलवार बनानी है तो उसे ये हाथ से बनाने में पूरे 8 घंटे लगेंगे और हर बार हथौड़े की चोट ब्लेड के एक खास पॉइंट पर ही पड़नी चाहिए। इस तरह के काम में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए और किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस आदमी का कोई फेसबुक अकाउंट क्यों नहीं है। किसी भी चीज के ऊपर अपना अटेंशन फोकस करने की एबिलिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट करती है और ये आपका एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ाती है। लॉरा कार्स्टेनशन अपने पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी जांचने के लिए एमआरआई स्कैनर यूज करती है। वो जानना चाहती है कि ब्रेन का एक हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजेस पर कैसे इमोशनल रिएक्ट करता है। उसने देखा कि छोटे पेशेंट दोनों पिक्चर से अफेक्टेड होते हैं जबकि बड़े पेशेंट सिर्फ पॉजिटिव इमेजेस से अफेक्ट हुए थे। लेकिन इससे ये बात प्रूव नहीं होती कि बड़े लोग बहुत सुखी थे इसलिए उन्हें पॉजिटिव इमेजेस ज्यादा अच्छी लगी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन इस तरह रीवायर्ड हो गया था जो उन्हें नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चीजों को एप्रिशिएट करने की इंस्पिरेशन देता था। अपने अटेंशन को इस तरह से मैनेज करके इन लोगों ने अपने लिए ये दुनिया थोड़ी सी इम्प्रूव कर ली थी। और ये सब सिर्फ विचारों को बदल कर किया था, न कि कोई बाहरी बदलाव से। और ये बात भी प्रूव हुई है कि छोटी छोटी चीजें जो पॉजिटिव लगती है, जैसे ईमेल या फिर किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलना या ऑफिस पॉलिसीज पर बात करना, ये सब मिलकर आपके दिमाग में एक इमेज बिल्ड अप कर लेती है जिससे लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, फ्रस्ट्रेटिंग और डिप्रेसिंग है। और वो इसलिए कि इन सब छोटी छोटी चीजों पर आपका डिवाइडेड अटेंशन रहता है। तो अपना टारगेट हमेशा केयरफुली चुने और फिर उस पर अपना पूरा फोकस लगा दे। इन शॉर्ट कहे तो आपको एक फोकस्ड लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए जो कि सबसे बेस्ट है। चिक्सैनमिहाई चिस्कज़िंटमाइलाई एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ECM एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड, एक टेक्निक जो किसी खास मोमेंट पर आपकी फीलिंग रिकॉर्ड करती है, से ये प्रूव किया है कि बेस्ट मोमेंट आमतौर पर तब होते हैं जब किसी इंसान का माइंड और बॉडी किसी डिफिकल्ट और कीमती चीज को हासिल करने के लिए खुद ब खुद पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है और इसी स्टेट में वो सबसे खुश हो सकता है। और इस मेंटल स्टेट को फ्लो कहा जाता है, जिस पर बुक भी लिखी जा चुकी है। पार्ट 2 द रूल 1 वर्क डीपी यूडोमोनिया मशीन एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है जो कि एक रूम के बारे में है जहां इंसान अपनी फुल पोटेंशियल और एक एक्सट्रीम फोकस्ड स्टेट तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसा स्पेस है जहां आप डीप वर्क कर सकते हैं। ये 5 कमरों वाला स्पेस है जो आपस में कनेक्टेड है और कमरा नंबर 5 में पहुंचने के लिए आपको पहले रूम नंबर 4, 3, 2, 1 से गुजरना पड़ेगा। तो आप मशीन के किसी भी स्टेज को बाईपास नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट रूम आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है ये बता के कि आप जो काम करने वाले हो वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड रूम में आपके अंदर काम रिलेटेड क्यूरियोसिटी जगाई जाती है कि ताकि आप उनके बारे में सोचने लग जाओ। थर्ड रूम में आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो आपका काम पूरा करने के लिए जरूरी है ताकि जब आप काम शुरू करो तो उसे बीच में छोड़ के ना जाना पड़े। फोर्थ रूम में आप अपने काम से रिलेटेड सारे आइडियाज को एक कागज पर लिखते हैं। और फिफ्थ रूम साउंड प्रूफ है और सबसे अलग ताकि उसे काम करते वक्त कोई भी डिस्टर्ब न करे। यही वो रूम है जहां डीप वर्क होता है। आप 90 मिनट कंसंट्रेट करते हैं और 90 मिनट का ब्रेक लेते हैं जिससे आपको ह्यूमन ब्रेन का मैक्सिमम फायदा मिलता है। बदकिस्मती से ये विजन हमारी कट रियलिटी से अभी कोसों दूर है। इसके बजाय हम अभी भी खुद को ओपन स्पेस ऑफिसेज में पाते हैं जहां इनबॉक्स के मैसेज और ईमेल्स नेगलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं और लगातार मीटिंग्स चलती रहती है। ये ऐसी सेटिंग होती है जहां कलीग्स बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट के बदले आपसे अपने ईमेल्स का क्विक रिस्पॉन्ड चाहते हैं। और इस बुक के हिसाब से माने तो आप एक तरह से शेलो वर्क यानी कि अकेला काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो अपने काम में वही सेम इफेक्ट पा सकते हैं जैसे कि आप किसी यूडोमोनिया मशीन के अंदर हो। डीप वर्क की हैबिट डेवलप करने का सीक्रेट है कि गुड इंटेंशन से आगे निकला जाए, डीप वर्क की स्टेट में आने की कोशिश करना
और अपने डेली वर्किंग लाइफ में वो रूटीन्स और स्टेप्स ऐड करें जो इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि आपके विल पावर को मिनिमाइज अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखे जिसमें आपका कंसंट्रेशन टूटे नहीं। क्योंकि विल पावर तो एक मोबाइल बैटरी की तरह ही है जो टाइम के साथ कम होता जाता है। यहाँ हम आपको 4 ऐसी स्ट्रेटजीज बता रहे हैं जो माइंड को डीप वर्क की स्टेज में लेकर जा सकती है। 1. मोनास्टिक अप्रोच। ये स्ट्रेटेजी केवल इस बात पर बेस्ड है कि लाइफ की हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को आइसोलेट रखा जाए। इस अप्रोच में आप किसी मोंक पुजारी की तरह ही होते हो जो खुद को किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज से दूर रखता है। जैसे कि आप किसी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपने पेरेंट्स के अलावा आपका किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब जैसे हम डोनाल्ड नुथ का एग्जाम्पल लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में अपने कई सारे इनोवेशन के लिए वे बहुत फेमस है, खासतौर पर एनालाइजिंग एल्गोरिथम परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग एल्गोरिथम परफॉर्मेंस के डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत मुश्किल अप्रोच है। जब आप स्टैनफोर्ड में उनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहां आपको उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक नोट जरूर होगा जिसमें लिखा है 1 जनवरी 1990 से मैं काफी खुश हूं, जब से मेरा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। मैं 1975 तक ईमेल यूज किया था और मुझे लगता है कि लाइफ के 15 साल बहुत होते हैं ईमेल यूज करने के लिए। ईमेल उन लोगों के लिए बड़े काम की चीज है जिनकी लाइफ का रोल टॉप में रहना होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा रोल चीजों के बॉटम में है और इसका यूज ना करके मुझे मिलता है अनइंटरप्रेटेड कंसंट्रेशन और बहुत सारा टाइम जिसमें मैं स्टडी कर सकता हूं। बेशक उन्होंने खुद को दुनिया से अलग थलग नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने अपना पोस्टल एड्रेस दिया था। उनका कहना था कि उनका असिस्टेंट लेटर्स को छांट कर रखता है और जो इम्पोर्टेंट लेटर्स होते हैं उनका वे रिप्लाई देते हैं। मोनास्टिक फिलोसफी की प्रैक्टिस करने वाले लोगों का एक वेल डिफाइंड और हाईली वैल्यूड प्रोफेशनल गोल होता है जिसे वे पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और उनकी प्रोफेशनल सक्सेस का ज्यादातर क्रेडिट इसी एक चीज को बहुत बढ़िया ढंग से फॉलो करने को जाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी, बाइमोडल अप्रोच। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग नहीं रख सकते। रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट और थिंकर कार्ल जंग ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। वे सुबह कुछ घंटे अपने कमरे में बंद होकर लिखते रहते थे और फिर फॉरेस्ट में वॉक करते हुए जो लिखा होता उस पर सोच विचार करते थे। और फिर उन्हें बाद में अपने लेक्चर्स अटेंड करने भी जाना होता था और पैसे कमाने के लिए क्लिनिक भी। इस फिलोसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी टाइम में अपने दूसरे कामों को दीजिए। अपने डीप टाइम में बिमोडल वर्कर मोनेस्टिकली काम करता है। वो अपना सेल फोन ऑफ करके हर चीज से दूर रहेगा। जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पने चले गए और आपका फोन भी बंद है जिससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, और फिर आप रूम से बाहर आकर 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये बिमो फिलोसफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, लेकिन तभी जब इसे करने वाला मैक्सिमम कंसंट्रेशन से काम करे। एक ऐसा स्टेट है जहां रियल में ब्रेकथ्रू होता है। थर्ड टेक्निक, रिदमिक फिलॉसफी, जैसा कि इसे कुछ लोग कहते हैं द चेन मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम चूज किया जा सकता है, और हर रोज जब भी आप अपना वो टास्क खत्म कर ले आपको कैलेंडर पर एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है। ये तब तक करते रहे जब तक कि आप रेड क्रॉसेस की चेन बती हुई ना देख ले। बस ध्यान रहे कि ये चेन कटनी नहीं चाहिए। फोर्थ स्ट्रैटेजी, जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब आप पूरा दिन बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधा घंटा भी, तो आप डीप वर्क करें। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि आप 5 से 5:30 फ्री रहने वाले हैं तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे और किसी आइसोलेट जगह पे अपने इम्पोर्टेंट टास्क पूरे करने बैठ जाए। रिचुअल्स यानी एक्शंस क्या ले। अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के दौरान चार्ल्स डार्विन के वर्किंग लाइफ का बड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर रहा था, जैसा कि उनके बेटे फ्रांसिस ने बाद में बताया था।
चार्ल्स डार्विन सुबह 7 बजे उठकर एक शॉर्ट वॉक लेते थे, फिर अकेले बैठकर अपना नाश्ता करते थे और 8 से 9:30 के बीच स्टडी करने चले जाते थे। अगले 1 घंटे तक वे एक दिन पहले के लेटर्स चेक करते थे, जिसके बाद वे 10:30 से दोपहर तक वापस स्टडी करते थे। इस सेशन के बाद वे अपने ग्रीन हाउस से अपनी सारी प्रॉपर्टी का एक गोल चक्कर लेते हुए उन आइडियाज पर जो उन्हें चैलेंजिंग लगते थे गहराई से सोच विचार किया करते थे। जब तक कि उन्हें अपनी थिंकिंग से सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी, उनकी वॉक चलती रहती थी। उसके बाद ही वे अपने उस दिन के काम को फिनिश डिक्लेयर करते थे। बेशक हम ये नहीं कहते कि आप भी यही सब करें, लेकिन कुछ चीजें आपको जरूर कंसिडर करनी चाहिए। आप कहाँ काम करेंगे और कितनी देर, इसके बारे में पहले से सोच के रखिए, क्योंकि आपको कोई एक लोकेशन तो चूज करनी ही पड़ेगी जहां आप डीप वर्क कर सके और एफर्ट दे सके। एक बार जब आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे उस पर काम करेंगे, इसके बारे में भी पहले से ही सोचिए। इसके लिए आपको रूल्स और प्रोसेस चाहिए कि आपके एफर्ट स्ट्रक्चर्ड हो पाए, जैसे इंटरनेट ऑफ करना वगैरह, ताकि डीप वर्क करते वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो और ताकि ये सब सोचने से आपकी विल पावर बैटरी खत्म ना हो जाए। आप कैसे अपने वर्क को सपोर्ट करेंगे? आपको इसके लिए एंश्योर करना पड़ेगा कि आपके ब्रेन को हाई लेवल डेप्थ तक जाने के लिए सपोर्ट मिल सके। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी शुरुआत एक कप कॉफी के साथ कर सकते हैं, और साथ में पहले से सब कुछ सोच के रखिए, जिससे आपकी मेंटल एनर्जी ये सोचने में बर्बाद ना हो कि उस मोमेंट पर आपकी क्या जरूरत है। मेक ग्रैंड जेस्चर। जे.के. रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज की अपनी लास्ट बुक घर पे फिनिश नहीं कर पाई थी। कुत्तों के भौंकने, बच्चों के शोर शराबे और यहाँ तक कि विंडो क्लीनर के शोर की वजह से उनका डीप कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था। तो उन्होंने एक ग्रैंड जेस्चर रखा और सीधे एक होटल में रहने चली गई, जो महंगा तो था मगर वहां जाकर वो शांति से डीप वर्क में आसानी से जा सकती थी। जब आप इस स्टेट में जाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आपको फायदा मिलता है, क्योंकि आप इससे कुछ अचीव ही करेंगे और टाल मटोल से भी बचे रहेंगे। क्या आपको अकेले काम करना चाहिए? कोलैबोरेशन नए आइडियाज और इनोवेशन को जन्म देता है, हालांकि इसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेशक दूसरों से इंस्पायर हो, मगर डीपी सोचने के लिए अकेले ही रहे। हाँ, अगर कोई आपके साथ आपकी ही तरह सोचने वाला हो तो बात दूसरी है, तब तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। किसी बॉस की तरह एग्जीक्यूट करे। इंटेल जैसी बड़ी कंपनी ने एक पब्लिश्ड रिसर्च पर बेस्ड वर्किंग स्ट्रेटेजी अपनाई है, और रिसर्च के लेखक ने सीईओ को डिस्क्राइब करके ये बताया है कि क्या करना है, ये नहीं कि कैसे करना है। और इन दोनों सवालों के जवाब में काफी डिफरेंस है, और इसे 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन से समझाया गया है, और यही सेम प्रिंसिपल डीप वर्क के लिए भी अप्लाई किए जा सकते हैं। डिसिप्लिन 1, वाइल्डली इम्पोर्टेंट पर फोकस करे। छोटे छोटे कई सारे गोल्स अचीव करने से ज्यादा इजी रहेगा कि आप सिर्फ डीप वर्क पर ज्यादा ध्यान दें, और इसमें मोटिवेशन से काफी डिफरेंस आता है। डिसिप्लिन 2, लीड मेजर्स पर एक्ट करे। किसी भी फील्ड में इंप्रूव करने के लिए आपको एक तरह का फीडबैक चाहिए। 2 तरीके हैं जिनसे आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, ये है लैग मेजर्स और लीड मेजर्स। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि लैग मेजर्स और लीड मेजर्स क्या है। जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं वो लैग मेजर्स है। अब क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप अपने मार्क्स तो चेंज नहीं कर सकते, मगर ये आपको एक इम्पोर्टेंट फीडबैक देगा। और अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से अगर आप अपने वीक सब्जेक्ट को 1 घंटा रोज देते हैं तो ये लीड मेजर्स है, क्योंकि इस टेक्निक से आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। तो किसी एक सर्टेन एरिया में इंप्रूव करने के लिए आपको लैग मेजर्स और लीड मेजर्स दोनों की जरूरत है। डिसिप्लिन 3, एक कंपेलिंग स्कोर बोर्ड रखे। इस स्टेप के मुकाबले आपको और ज्यादा सक्सेस पाने के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना होगा। डिसिप्लिन 4, अकाउंटेबल बने। खुद को मोटिवेट बनाए रखने के लिए हर वीक अपना स्कोर चेक करते रहे, इसे अपनी रेगुलर हैबिट बना ले। क्यों लेजी बनना भी हमारे लिए अच्छा है? हमेशा खुद को मौके दे कि आप कुछ देर के लिए सब कुछ बंद कर दे, ताकि काम में आप अपना बेटर आउटपुट दे सके, जिसका मतलब है रेस्ट करना।
रीजन 1, जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। जब भी आप रेस्ट मोड में होते हो तो आपका अनकॉन्शियस माइंड कॉम्प्लेक्स और ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन को बेहतर ढंग से टैकल कर पाता है, बजाय तब जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंप्रूव होती है। रीजन 2, ये आपको एनर्जी रिचार्ज करने में हेल्प करती है जिससे कि आप डीपी वर्क कर सके। रीजन 3, ज्यादातर काम करते वक्त आपकी मैक्सिमम एनर्जी यूज हो जाती है जिससे आप थक जाएंगे और फिर आप शाम को अपना डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए रेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने पूरा दिन गधों की तरह शैलो वर्क किया है तब तो आप नहीं थकेंगे। रूल 2, बोर्डम को गले लगाए एक ज्यूइश आदमी था जो हर सुबह उठकर अपनी रिलीजियस बुक पढ़ता था। बार बार एक ही बुक को इस तरह पढ़ने से उसका दिमाग इस तरह ट्रेंड हो गया था कि वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर रोज वो किताब पढ़ता था। हाँ, कंसंट्रेशन इसी तरह प्रैक्टिस करके अचीव की जा सकती है। हम सब में ये एबिलिटी है मगर हम ट्राई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि फोकस करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते रहे, ना कि ब्रेक लेते हुए फोकस करें। ये ओबियस बात लगेगी मगर सच भी है कि इसलिए इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पॉइंट 1, अगर आपके काम में इंटरनेट का ज्यादा यूज होता है या आपको बहुत सारी ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ता होगा तो भी ये स्ट्रैटेजी आपके काम आ सकती है। पॉइंट 2, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इंटरनेट इंटरवल्स को कैसे शेड्यूल करते हैं, मगर स्ट्रिक्टली आपको थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए देना पड़ेगा जिसमें इंटरनेट का बिल्कुल यूज ना हो। पॉइंट 3, अपने घर और ऑफिस में अगर आप ये फिक्स कर लेते हैं कि आप इंटरनेट का यूज सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में ही करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव हो सकती है। रूल 3, सोशल मीडिया छोड़ दे। बाराटुंडे थर्स्टन को उसके दोस्त वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कनेक्टेड इंसान के नाम से बुलाते थे। उसने 25 डेज के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ छोड़ने का फैसला किया। फर्स्ट वीक के बाद ही उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उसके लाइफ की पेस स्लो डाउन हो गई थी मगर फिर जब 25 डेज गुजर गए वो फिर से ऑनलाइन रहने लगा और इस बार पहले से भी ज्यादा। तो किसी भी चीज को एकदम छोड़ना पॉसिबल नहीं है और ना ही ये एक सॉल्यूशन है। इससे अच्छा है कि आप इंटरनेट को आज की लाइफ की जरूरत समझते हुए यूज करते रहे। कभी कभी इसका फायदा भी होता है। अब सोशल मीडिया को ही लीजिए। कई बार ये आपको लाइफ में कोई गोल हासिल करने में हेल्प करता है और देखा जाए तो इसके एक नहीं ऐसे बहुत से फायदे हैं बजाय इसके नेगेटिव साइड को अगर आप देखें। और फिर एक 80-20 रूल है कि आपके काम का 20% हिस्सा 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये शो कर ले कि इस 20% में आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें ताकि रिजल्ट्स ड्रास्टिक लेवल पर अचीव हो। 30 दिन के लिए खुद को इंटरनेट से दूर रखें और अगर आपको लगता है कि आपके ये 30 दिन इंटरनेट यूज करके मजे से गुजरते या फिर लोग आपको इतने दिन मिस करते रहे तो बेशक फिर से आप ऑनलाइन रह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इंटरनेट से दूरी बनाए रखें। साइड नोट में लिख के रखें कि आप कुछ दिन ऑफलाइन जा रहे हैं। आमतौर पर एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, जिसका मतलब है कि 16 घंटे वो फ्री होता है। तो ये टाइम सिर्फ इंटरनेट पर सर्फिंग करने में वेस्ट क्यों किए जाए, इससे तो अच्छा है कि सेल्फ डेवलपिंग एक्सपीरियंस किया जाए। बोर्डम से बचने के लिए पहले ही डिसाइड किया जा सकता है कि इस फ्री टाइम में आपको क्या करना है जिससे आप ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। रूल 4, ड्रेन द शैलो। 37 सिग्नल्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर लिए थे और फिर भी उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉइज ने अपने काम फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने अपने काम से शैलो वर्क को लगभग पूरी तरह एलिमिनेट करके रख दिया था। और जब आप शैलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। बेशक आपको अपनी फिजिकल लिमिट तक पहुंचना है, जैसा कि स्टडीज में देखा गया है कि डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे मैक्सिमम टाइम है। हाँ, रेयर इंडिविजुअल्स की बात अलग है। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप 4 घंटे में ही वो अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव करते हैं।
तो शैलो वर्क आखिर होता क्या है? शैलो वर्क वो है जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता, जिसमें आप लेजी होके काम करते हो और जिन्हें करते हुए अब बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। शैलो वर्क करने वाले दुनिया में ज्यादा कुछ वैल्यू एड नहीं करते और ये इजीली रिप्लेस किए जा सकते हैं। शैलो वर्क अवॉइड करने के लिए आपको सबकी पहुंच से दूर रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको ईमेल्स भेजने वाला सेंडर कोई भी ईमेल भेजने से पहले आपके टाइम की वैल्यू करते हुए बड़े थॉटफुल तरीके से सिर्फ वही मेल्स आपको भेजेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और जिनका रिप्लाई आप तभी देंगे जब आपको रिप्लाई देना सच में जरूरी लगे। और अगर आपका रिप्लाई करना या ईमेल चेक करना आपके वैल्यूएबल टाइम के हिसाब से सूट नहीं करता तो पहली बात तो वो ईमेल भेजने वाला आपको ईमेल्स भेजेगा ही नहीं, जिससे आप अननेसेसरी शैलो वर्क से बच जाएंगे। और एक रिप्लायर के तौर पर जब आप क्या रिप्लाई करना है इस बारे में गहराई से सोचते हैं तो आपका जवाब घुमा फिरा कर नहीं बल्कि क्लियर होता है, उसमें कंक्लूजन रहता है। दूसरा ऑप्शन है रिप्लाई ना करना। अगर आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा, जिसका कोई जवाब आपसे देते नहीं बन रहा, अगर इसमें आपके मतलब का कोई सवाल या प्रोपोजल नहीं है, आपके रिप्लाई करने से कुछ खास नहीं होने वाला और ना ही रिप्लाई ना करने से कुछ नुकसान होगा। कंक्लूजन तो आपने इस समरी से क्या सीखा? हमने इस समरी में जाना कि डीप और शैलो वर्क के बीच क्या डिफरेंस है। हमने इसमें डीप वर्क करने के 4 तरीके भी सीखे, जो है मोनेस्टिक अप्रोच, बिमो अप्रोच, रिदमिक अप्रोच और जर्नलिस्टिक अप्रोच। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो हमने सीखी वो है कि हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। और अगर हम इस समरी के सारे रूल्स अप्लाई करें तो इस बात में कोई शक नहीं कि हम पहले से ज्यादा डीप वर्क करने के बावजूद अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये डीप वर्क बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन ए डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड बुक समरी इन हिंदी को अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ये बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।